नमस्कार, आदाब। डॉन इंडिया में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर। आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, उनके कार्यशैली की और जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं उनके कार्य की महाराष्ट्र के सभी जाति, धर्म, वर्ग में हो रहे सराहना की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। 6 माह पूर्व हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए सरकार किसकी बनेगी ये काफी बात गहमागहमी हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी। अंत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने कांग्रेस से बात की और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने पेशकश की। ठाकरे को बुलाकर उनको वादा दिलाया कि हमारे दोनों पार्टियों का आपको समर्थन है, आप मुख्यमंत्री पद हासिल कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठाकरे ने उनकी बात को स्वीकार किया, राज्यपाल के पास गए और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए उन्होंने अपना दावा पेश किया। राज्यपाल ने उनको बुलाया, शपथ ली, शपथ हुई। छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला न्याय होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। सरकार स्थापन हुई, लेकिन भाजपा को ऐसा लग रहा था कि ये त्रिशंकु सरकार ज्यादा दिन तक महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोग ये सरकार को चलने नहीं देंगे, लेकिन ये तो सरकार पिछले 6 माह से अच्छे चल रही है। उसके बदौलत, उसके बरखिलाफ बीजेपी ने इस सरकार को गिराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगी। जब ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपना पहला भाषण विधानसभा में दिया तो एक ऐसा लग रहा था एक परिपक्व नेता का ये भाषण था। उनके भाषण ने सारे विपक्षी नेताओं को चारे खानों चित किया। उन्होंने जब भाषण किया तो उसमें कहा था कि विपक्ष के नेता, उन्होंने निशाना बनाया था देवेंद्र फडणवीस को कि आपने हमारी सरकार को 3 पहिया की रिक्शा वाली सरकार कही थी। उद्धव ने कहा हाँ है, हमारी सरकार 3 पहिया वाली सरकार ही है। गरीब जनता को 3 पहिया ही बहुत काम आता है, लाभदायक होता है, न कि मेट्रो। और ये 3 पहिए वाली सरकार महाराष्ट्र में अपना कार्यकाल पूरा करेगी, ऐसा भी उन्होंने कहा था। आमचं सरकार हे साऱ्या गरिबांचं आहे। काही जणांनी असं म्हटलं की हे त्रिशंकू सरकार आहे। त्याच्यानंतर मला असं वाटतं देवेंद्रजी आपण म्हणाला होतात की हे 3 चाकी रिक्षाचं सरकार आहे। कारण काय की हे गोरगरिबांचं सरकार आहे। ह्या गोरगरिबाला कदाचित बुलेट ट्रेन परवडणार नाही, त्याला रिक्षामधूनच जावं लागेल। आणि याच्यामध्ये या आमच्या प्रगतीच्या गीतेमध्ये सगळे वर्ग आलेले आहेत। म्हणजे आरोग्य आलेलं आहे, शिक्षण आलेलं आहे, महिला आलेल्या आहेत। मला असं वाटतं आपल्या प्रशासनाचा जो खरा पाटकणा आहे तो पाटकणा म्हणजे आशा आणि अंगणवाडी सेविका, त्यांचाही उल्लेख त्याच्यामध्ये। उनके इस भाषण को लेकर कई लोगों ने तालियां बजाई,
मेजें थपथपाई, उनकी सराहना की। जब विधानसभा में उनका यह पहला भाषण देखने के बाद विपक्ष चारों खाने चित हुआ, लेकिन सरकार गिराने के लिए बार बार वो कोशिश करते रहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो एक कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन को चलाते थे, वहां से सीधा राज्य के मुख्यमंत्री बने। लोगों को में संभ्रम था कि ये सरकार किस तरह से चलाएंगे, ये लोगों में जाति भेद निर्माण करेंगे, दो संप्रदायों में तनाव निर्माण करेंगे, ऐसा विपक्ष को लग रहा था। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पार फेरा। उद्धव ठाकरे सभी जाति वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, सभी को लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था हमारी सरकार बातें कम करेंगी और काम ज्यादा करेंगी, और वो उसी को अमल में ला रहे हैं। जब कोरोना का संकट सामने आया तो उन्होंने कहा मेरी पहली प्राथमिकता कोरोना को संकट को दूर करना है, लोगों को इससे बचाना है, लोगों को मरने से बचाना है, मजदूरों को रोटी पहुंचाना है, मजदूरों को खाना खिलाना है, और उस काम में वो जुटे रहें। अधिकारियों से बात करते रहें, उनको बार बार उनको निर्देश देते रहें किस तरह से नियोजन किया जाए, उस काम में वो डटे रहें। उन्होंने कहा सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, लेकिन गरीब अगर मरता है तो उसकी जान दोबारा वापस नहीं आएंगी। मेरे खिलाफ कोई कितनी भी राजनीति कर ले, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। हाँ, राजनीति हो रही थी, विपक्ष के नेता खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बात में जुटे थे। ये उद्धव ठाकरे आज किसी भी एक हाउस के नेता नहीं है, किसी भी दल का वे सदस्य नहीं है। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने उनका नाम तय कर राज्यपाल को राज्यपाल नियुक्त सदस्य बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन विपक्ष उसमें अड़ंगे डाले रहा। विपक्ष ने राज्यपाल भवन को राजनीति का अखाड़ा बनाया और उद्धव ठाकरे को राज्यपाल नियुक्त सदस्य बनाने नहीं दिया, और राज्यपाल ने भी उनकी बात मानी। लेकिन उद्धव ठाकरे के पास एक ऐसा राजनीतिक मोरा है जिसकी चाल फडणवीस क्या समझ न पाए। शरद पवार ने विधान परिषद के चुनाव लेने के कान मंत्र दिया और अंत में राज्यपाल को चुनाव आयोग से सिफारिश करनी पड़ी कि विधान परिषद के चुनाव लिए जाएं। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर 21 मई को चुनाव होने थे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद अब मैदान में सिर्फ 9 प्रत्याशी ही रह गए थे। इसी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निर्विरोध रूप से महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी वजह से उनका विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी हो गया था, क्योंकि 6 महीने की समय सीमा खत्म होने वाली थी। बता दें कि चुनाव के मैदान से अपना नाम वापस लेने की समय सीमा 14 मई तक ही थी। यही वजह है कि आज अतिरिक्त उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिस वजह से चुनाव की जरूरत भी खत्म हो गई। महाराष्ट्र की विधान परिषद में जो 9 सदस्य निर्विरोध चुने गए, उनमें शिवसेना के 2, एनसीपी के 2, कांग्रेस के 1 और बीजेपी के 4 सदस्य शामिल हैं। लेकिन जब इस मुख्यमंत्री को काम करने नहीं दिया जा रहा था, पालघर की घटना हो, मॉब लिंचिंग की घटना हो, उसको लेकर उनके ऊपर हमले किए गए, लेकिन जिस तत्परता से उद्धव ठाकरे ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि हमलावर चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और कार्रवाई हुई, 100 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। और उसके बाद विपक्ष को समझ में आया कि हमलावर और गिरफ्तार किए गए लोगों में एक भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं है, तो उनके सारे अरमानों पर पानी फिर गया और वो फिर खामोश बैठे। जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है, जब महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, दिवंगत नेताओं को जिन्होंने अपने महाराष्ट्र की स्थापना में अपने जानों को न्यौछावर किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जब मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा तो मुख्यमंत्री की गाड़ी में ड्राइवर सीट पे स्वयं उद्धव ठाकरे बैठे थे। वो स्वयं अपनी गाड़ी चलाते हुए वहां तक पहुंचे, और जब वहां घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने वो इंतजार नहीं किया कि उनकी कार का दरवाजा कोई पुलिस अधिकारी या कोई पुलिस कर्मचारी आकर खोले। स्वयं उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर निकले,
मंच पर गए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, गाड़ी में बैठकर चले गए। उन्होंने ये बतला दिया कि सत्ता का पद चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो अपने ताम झाम के लिए नहीं होता, वो आम जनता के लिए होता है। उनकी ये कार्यशैली से ही विपक्ष चारों खाने चित हो रहा है। आज देश के अंदर जो कुछ मुख्यमंत्री हैं गिने चुने, जिनका एक आम आदमी में नाम लिया जाता है, उसमें सबसे पहले ओडिशा के बिजू पटनायक, बिहार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, और उसके बाद या उससे पहले सबसे पहले अगर आज नाम आता है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। उन्होंने बता दिया कि मैं भले ही एक कट्टर हिंदुत्व की संगठन से आया हूं, लेकिन जब सत्ता की बागडोर आई तो हमें सारे समाज को, सारे वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी लोगों को साथ में लेकर चलना है। जब विधानसभा में उन्होंने पहला भाषण दिया, उस वक्त उन्होंने एनसीआर, एनपीओ को लेकर जो भाषण दिया, उन्होंने कहा कि इस देश का जो नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग विशेष का हो, वो इसी देश में रहेगा, इसी राज्य में रहेगा, हम उसके साथ जाति भेद नहीं करेंगे। उसी तरह उन्होंने अपने पहले ही भाषण के अंदर बेलगांव का जिक्र किया था। बेलगांव को महाराष्ट्र में शामिल करने की बात उन्होंने कही थी। उनका यह भाषण देखकर ही विरोधियों को लग रहा था कि अब हमारे पास दोबारा सत्ता आने का रास्ता बिल्कुल नहीं है, और इस पार्टी के पास, इस सत्ता के पास, ये त्रिशंकु जिसको हम बोल रहे थे, उनके पास शरद पवार जैसा एक मोहरा है। वो कब कहां ढाई घर की घोड़े की जैसी चाल चलेगा, इनको पता भी नहीं चलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये त्रिशंकु सरकार अपने पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल यशस्वी पूरा करेगी और जनता के भलाई के लिए काम करेगी, सभी जाति वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेगी, सभी के भलाई के लिए काम करेंगी। हम कामनाएं करते हैं और शुभेच्छा देते हैं ये सरकार को कि वह अपना कार्यकाल पूरा करे। तो बस आज हम यहीं रुकते हैं, हमें दीजिए इजाजत। आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।